हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये कोर्स का नाम है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये मैंने यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स मैंने बनाया है, जिसमें हम सबसे आसान तरीके से केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा नाम है शुभम सिंह। तो लेट्स बिगिन। और इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो है पेपर 4 में 120 नंबर से ज़्यादा नंबर हासिल करना, और जो क्वाइट पॉसिबल है अगर आप ये कोर्स पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो केस पूछा गया है ये 2019 के यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था। केस ये कहता है कि एक अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे बहुत सारी औरतें काम करती हैं, ठीक है। लेकिन वो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़ी खस्ता हाल है, जहाँ उसकी सेल्स गिर रही हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। फिर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को उस कंपनी ने हायर किया ताकि उसकी सेल्स को ऊपर लाया जा सके। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के आने के बाद जो है कंपनी की जो सेल है, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट सामने आई है कि जो उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर है वो थोड़ा सा गलत है। उसने वर्क प्लेस पे महिला कर्मचारियों के साथ छेड़खानी की जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। और इस खबर के आने के कुछ समय बाद एक महिला जो कर्मचारी थी उसने एक फॉर्मल कंप्लेन मैनेजमेंट के सामने दर्ज कराई है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। जब उस महिला कर्मचारी ने देखा कि कंपनी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है उसके सेक्सुअल हरासमेंट केस से संबंधित, तब उसने आगे बढ़कर पुलिस के सामने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले की सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को समझते हुए कंपनी ने महिला कर्मचारी को विचार विमर्श के लिए, या कह सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए, अपने पास बुलाया और उस केस को वापस ले लेने के एवज में एक बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश करी। कंपनी ने कहा कि आप अपनी एफआईआर वापस ले लो उस महिला कर्मचारी से, उसके बदले में हम आपको उचित मुआवजा या बहुत भारी भरकम राशि हम आपको देंगे। और पुलिस के सामने आप ये भी लिख कर दो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कोई भी हाथ इस सेक्सुअल हरासमेंट के केस में नहीं था। तो ये हो गया आपका पूरा केस। समझ में आ गई बात, केस क्या है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस में एथिकल इश्यूज क्या हैं। और दूसरा पार्ट सवाल का ये कहता है कि उस महिला कर्मचारी के सामने क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान है, ऐसे केसेस कई बार यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अगर इस केस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। और जितनी भी इस केस का सल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको मैं वहाँ पर आप रिसोर्स सेक्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहले अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने बताया है कि कभी भी किसी भी केस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर्स को लिखेंगे कि उसके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। लिखने का एक तरीका ये भी बता सकता हूँ, आप इस तरीके से एक पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसमें इस तरीके के सेक्शन लिख सकते हैं। तो सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कंपनी, एक हितधारक हो गई कंपनी, दूसरा हितधारक हो गया मैनेजर, ठीक है। फिर फिर विक्टिम, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एम्प्लॉयज़ लिख सकती हैं यहाँ पर, अदर विमेन एम्प्लॉयज़। फिर यहाँ पर आप लिख सकती हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यानी कि पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। फिर जैसा कि मैंने बताया है कि सोसाइटी, सोसाइटी हमेशा ही हितधारक होगी। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सोसाइटी, सोसाइटी शुड ऑलवेज बी
और स्टेक होल्डर इन ईच एंड एवरी केस। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी स्टेक होल्डर लिखें उसके बाद जिस्ट ऑफ द केस लिखना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस्ट ऑफ द केस और कैसे लिखते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस केस के लिए भी आपको कैसे लिखना है वो भी बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। तो सवाल का पहला पार्ट ये कह रहा है कि इस केस से संबंधित जितने भी एथिकल इश्यूज़ हैं उसके बारे में हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कि उस महिला कर्मचारी के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हमें लिखना है, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेक होल्डर्स, वुमेन विक्टिम, सेक्सुअल ऑफेंडर जो कि मैनेजर साहब हैं हमारे, जिन्होंने आके कंपनी के सेल्स में चार चांद लगा दिए हैं। फिर उसके बाद आती है बाकी की जो महिलाएं जो उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करती हैं, उनके बारे में भी हमें लिखना है। फिर ये लिखने के बाद आता है हमारा सरकार। सरकार या यहाँ पर आप चाहें तो गवर्नमेंट, या यहाँ पर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट लिख सकती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लिख सकती हैं। फिर सोसाइटी। चलिए अब जिस्ट ऑफ द केस लिखते हैं। तो आसान है, देखिए इन शब्दों में बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन दिस केस reflects sexual harassment of women at workplace, where efficacy of current institutional structure against powerful and mighty culprits is under question। ठीक है, देखिए यहाँ पर पावरफुल और माइटी कल्प्रिट, देखिए सवाल में ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम कैसे ये इम्प्लिसिटली हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लिसिटली कैसे केस में दिया हुआ है। केस में दिया है कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। ठीक है, he has been he has been proved as very effective and very very प्रॉफिटेबल एसेट फॉर द कंपनी। इसका मतलब है कि वो पावरफुल भी है और कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये लिख लिया। फिर लिखेंगे अ विमेन इज बीन सेक्सुअली हरास्ड एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग परपिट्रेटर टू जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज ट्राइंग टू वाइट वॉश द केस एंड साइलेंस द वॉइस थ्रू हश मनी। हश मनी मतलब समझ में आता है। हश मनी उस पैसे को कहते हैं जब किसी की अपनी ज़ुबान बंद रखने के एवज में जब किसी को पैसा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हश। हश मनी यानी कि चुप रहिए, जैसे बोलते हैं चुप रहिए। तो चुप रहने की एवज में जो भुगतान या जो पैसा दिया जाता है उसको हम हश मनी कहते हैं। तो ये हो गया जिस्ट। देखिए कितनी सिंपल भाषा में इस पूरे केस को यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा। तो जिस्ट जब भी हम लिखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे 3 से 4 लाइनों में वो केस का समरी आपको लिखने आना चाहिए। ये आर्ट है, धीरे धीरे डेवलप होगा, पर इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये पूछता है कि इस केस से संबंधित एथिकल इश्यूज़ के बारे में हमें लिखना है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं। देखिए अक्सर मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की है, और जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे बाकी के और जो दोस्त थे तो अक्सर लोग एथिकल इश्यूज़ के का जब सवाल आता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कि कैसे एथिकल इश्यूज़ क्या लिखने हैं। तो देखिए सिंपल मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको एथिकल इश्यूज़ लिखने हो तो सिंपल तरीका ये है कि जितने भी इश्यूज़ हैं उस केस में सब लिख डालिए। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच के नहीं लिखना है, जितने भी इश्यूज़ आपको समझ में आते हैं वो सारे इश्यूज़ लिख दीजिए। उसमें आप एथिकल इश्यूज़ भी लिख सकते हैं, उसमें आप जो है ऐसे फैक्चुअल इश्यूज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन ऑफ, पहला इशू हो गया ट्रांजैक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन विथ मनी। समझ रहे, एक महिला के सम्मान और उसकी इज्जत को आप पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एथिकल इशू है। फिर दूसरा है फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लाइक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इन टेकिंग प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट एक्शन। अब देखिए ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के स्टडी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं जीएस में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसमें ये दिया हुआ है कि हर जितनी भी कंपनियां होंगी जो महिलाओं को एम्प्लॉय करती हैं, हर उस कंपनी को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है पहले, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस केस में दिया होगा कि पहले महिला ने आके यहाँ पर अपनी
जो शिकायत है वो दर्ज कराई। जब इन लोगों ने काम सही तरीके से नहीं किया तब जाके उस महिला ने एफआईआर किया। तो इसका मतलब है कि दिस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैज़ फेल्ड। तो ये लिखना ज़रूरी है। फिर तीसरा लिखेंगे लैक ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग रिस्पेक्टिंग अदर जेंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक और गलती ये है कि उसने अपने जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया कि महिला कर्मचारियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। ठीक है, ये केस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस से ये पॉइंट लिख सकते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है ड्रॉबैक इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कैटरिंग टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कानून में तो दे दिया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, लेकिन सही तरीके से ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन में इशू है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे। तो जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप एथिकल इश्यूज लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एथिकल ही हो। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट एथिकल एथिकल इशू एथिकल पॉइंट है। जो तीसरा वाला पॉइंट है ये भी एथिकल है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। दूसरा वाला पॉइंट फैक्चुअल है, फिर जिसमें कंप्लेंट कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये भी फैक्चुअल है। फिर ये वाला जो पार्ट है ये एथिकल है, इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर क्वेश्चन, ये एक एथिकल इशू है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एथिकल इश्यूज लिखेंगे तो आप फैक्चुअल और एथिकल इश्यूज दोनों मिक्स करके लिखिए। आप सिर्फ एथिकल इश्यूज लिखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे और मुश्किल से एक और दो ही इश्यूज लिख पाएंगे। तो सिंपल फंडा ये है कि जब भी आप एथिकल इश्यूज लिखेंगे तो दोनों ही एस्पेक्ट पर बराबरी से ध्यान देंगे। चलिए फिर एक और पॉइंट लिखेंगे। Since organization is employing large number of women employees, instead of creating gender-friendly environment of trust, security and safety, this organization is using fear and intimidation. समझ आ रही बात? एक तो जहाँ पर आप वो ऑर्गेनाइजेशन महिला भारी तादाद में महिला एम्प्लॉयज़ को रख रही है, लेकिन जो एक जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इस तरीके का माहौल क्रिएट करने में वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से असफल सिद्ध हुई है। ठीक है, और सिर्फ असफल ही नहीं हुई है बल्कि वो डर और भय का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि लोग जो महिलाएं हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर सामने ना आ सकें। तो ये भी एक आप देख सकते हैं कि ये एक फैक्चुअल इशू है जो एथिकल इश्यूज के अंदर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया, हमने 10 नंबर का सवाल लगभग कर लिया है, आई थिंक उससे ज़्यादा का सवाल कर लिया है। अब बात आएगी ऑप्शंस अवेलेबल टू द विमेन एम्प्लॉय। उस महिला कर्मचारी के पास क्या ऑप्शन है? तो दो ही ऑप्शन है कि वो पैसा लेकर, ठीक है, कि वो पैसा लेकर चुप हो जाए या पैसा ना ले, अपनी एफआईआर वाला जो है इशू उसको लेकर आगे बढ़े। तो दो ही ऑप्शन है। तो पहला हम लिखेंगे कि एक्सेप्ट द हश मनी एंड विदड्रॉ द केस। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि उसे उसे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल टू द विमेन एम्प्लॉय लिया है। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिखेंगे कि उसको पैसा ले लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए, और दूसरा लिखेंगे कि पैसा नहीं लेना चाहिए, उसको एफआईआर करनी चाहिए, तो बस ख़त्म। सिर्फ दो लाइनों के लिए आपको 10 नंबर तो देगा नहीं कोई भी एग्जामिनर। तो इसका मतलब ही ये है कि आपको ये भी लिखना है कि पैसा लेने के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, ठीक है, और पैसा नहीं लेने के और एफआईआर को कंटिन्यू रखने के अच्छे और बुरे क्या परिणाम होंगे। तो ये दोनों भी आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्ट द हश मनी एंड विदड्रॉ द केस। इसमें ये लिखेंगे इस तरीके से शी विल शी विल बी होना चाहिए, शी विल बी मोनेटरली रिवॉर्डेड एंड कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड टेक बेटर केयर ऑफ हर फैमिली। तो पॉजिटिव तो ये हो गया कि अगर वो पैसा ले लेती है तो उसको पैसा मिलेगा, अपने परिवार का ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, और वो चाहे तो पैसा एक बार मिल जाने के बाद चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़कर जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट।
ठीक है, हर चीज़ का, चाहे कोई भी कितनी भी बुरी चीज़ क्यों ना हो, उसका पॉजिटिव कुछ तो एस्पेक्ट होता ही है। फिर एक और पॉजिटिव ये लिखेंगे कि फिजिकल पनिशमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से पैसे की चपत लग रही है, जिसको हम फिजिकल पनिशमेंट या मॉनेटरी पनिशमेंट लिख सकते हैं, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्प्रिट। ठीक है, जिसने ये बुरी हरकत की है, उसको जब पैसे की मार पड़ेगी, ठीक है, फाइन देना पड़ेगा एक तरीके से पैसे के थ्रू, तो वो एक तरीके से डेटरेंस का काम करेगा। और ऐसे फ्यूचर इंसिडेंसेस में जब उनकी जेब ढीली होगी तो आने वाले ऐसे इंसिडेंसेस पे रोक लगने की भी संभावना उत्पन्न होती है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे वो अब देखते हैं कि परपिट्रेटर्स में गो अनपनिश्ड। ठीक है, परपिट्रेटर में गो अनपनिश्ड, जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, वो बढ़ेगा। और हो सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ऐसी जो घटना उस महिला के साथ हुई है वो किसी दूसरी विमेन एम्प्लॉय के साथ भी घटित हो सकती है। ठीक है, जब सज़ा नहीं मिलेगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसको लगेगा कि ऐसा तो किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा देके फिर से मामला रफा दफा हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। हम हेलमेट क्यों नहीं पहनते? क्योंकि कभी बचपन से आज तक कभी पहना नहीं, कभी पुलिस ने पकड़ा तो 150 दे के निकल लिए। तो हमारा विश्वास हो गया कि ठीक है, हेलमेट हेलमेट 2,000 रुपये का आता है, इससे अच्छा है कि 150 लेके रखो, जब भी पुलिस पकड़ेगी तो उसको दे देना। ऐसे तो ज़िंदगी में कितनी बार पुलिस पकड़ लेगी? 10 बार। 10 बार 100 × 10 1,000 रुपये। हेलमेट 2,000 का और पूरी ज़िंदगी बिना हेलमेट के 1,000 रुपये में ही कट गई। तो फ़ायदा तो यही है कि हेलमेट ना पहना जाए। ठीक है, तो इसलिए हम हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि हमें सज़ा का डर नहीं होता है। और सज़ा जब हम पैसे दे के छूटने लगते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है। फिर दूसरा लिखेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल समझ में आता है? तो नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है, थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, इसको मैं समझाने लगूंगा तो एक लंबा केस हो जाएगा। जनरली जो सिविल केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। यानी कि इसमें दो पार्टियों के बीच में जो है सलाह मशवरे से केस विड्रॉ कर लेना। तो ये यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ विक्टिम के खिलाफ ही नहीं हुआ है, पूरे समाज के खिलाफ हुआ है। कोई भी क्रिमिनल केस किसी अकेले के साथ नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है। ठीक है, और सेटलिंग द केस इन रिटर्न ऑफ मनी इज मॉकरी ऑफ द इंटायर सिस्टम एंड मे हैव डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन द इश्यूज ऑफ वुमेन्स राइट। समझ आ रही बात? कि पैसे लेके मामले को रफा दफा करने से पूरे जो सिस्टम है, पूरा जो कानून है, उसका मजाक उड़ता है। और ये एक डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट है महिलाओं के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके खिलाफ। ठीक है, और पैसा ले लेने से महिला के, अगला पॉइंट ये है कि पैसा ले लेने से महिला के चरित्र पर भी उंगली उठ सकती है। लोगों को ये भी लग सकता है कि उसने पैसे की खातिर ही झूठा केस दर्ज किया था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगला नेगेटिव पॉइंट होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अदर वुमेन एम्प्लॉयज़ कैन बी इन जेओपार्डी। तो देख रहे हैं कि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी ऑप्शन के बारे में आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने पहला वाला ऑप्शन है कि उसको पैसा ले लेना चाहिए, तो उसके पॉजिटिव 2 ही पॉइंट होंगे, ठीक है, और नेगेटिव 4 होंगे। और इस बेसिस पे ही आप रिजेक्ट करेंगे भाई इसको, ये वाला एक्शन ना लेकर ये वाला एक्शन नहीं लेना है। समझ आ रही बात? क्योंकि उसके नेगेटिव ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसको ये वाला एक्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कोई भी एक्शन जो आप कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, उसके पॉजिटिव्स कई सारे हैं, पॉजिटिव्स 4 हैं और उसके नेगेटिव सिर्फ 2 ही हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको ये जो है फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर उल्टा हो जाता है ना, पॉजिटिव्स आपने बहुत ज़्यादा गिना दिए। तो इस केस में भी ऐसा ही करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप पॉजिटिव्स गिनाएं तो आपने पॉजिटिव तो 1-2 ही गिनाए, लेकिन नेगेटिव आप उस पॉजिटिव से ज़्यादा गिनाएंगे।
और उसी बेसिस पे आप कंक्लूड करेंगे कि ये जो फैसला है पैसे लेके मामले को रफा दफा करना, इसका नुकसान ज़्यादा है, इसलिए ये फैसला सही नहीं है। गेटिंग इट? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे दस इट इज़ एडवाइजेबल दैट वीमेन शुड रिजेक्ट द हस मनी एंड कंटिन्यू विद द केस। इस तरीके से वो अपनी इंटीग्रिटी और ऑनर की रक्षा कर पाएगी और दूसरी महिलाओं के सम्मान और उनके इज्जत की और उनके सहूलियत की रक्षा कर पाएगी। Punishment to the culprit and management of apparel manufacturing firm will lead to social awareness and set example for the others. Will lead to social awareness and set examples for the others. Right implementation of law and bringing perpetrators to justice will also boost morale of the law enforcing agencies and government. समझ में आ रही बात? कि इस तरीके से इसको लिखेंगे कि उसको सज़ा मिलेगी तो और लोगों के लिए उदाहरण सेट होगा, इससे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और सरकार का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उनको लगेगा कि भाई कानून सही तरीके से इन्फोर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये सारी चीज़ें लिख ली। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे लास्ट लाइन, पॉइंट नहीं, एक लास्ट लाइन लिख लेंगे, दैट्स वाई विमेन that women victim should continue with the case, ठीक है, should continue with the FIR so that law can take its own course on the basis of her complaint। ये लिख लिया। फिर उसके बाद कंक्लूजन की बात आएगी। इट इज़ बीन ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट रोबस्ट लॉ इश्यूज ऑफ women's safety at workplace remain a cause of concern। Law alone cannot ensure safety of women at workplace, ये पॉइंट लिखेंगे। It is contingent upon all stakeholders to come forward and play their respective role in creating gender friendly and gender supportive environment। सिर्फ कानून के दम पर हम औरतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें औरतों की रक्षा करनी है तो जितने भी लोग हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें पुलिस हो गई, चाहे जो विक्टिम है वो हो गया, या अगर आप उस कंपनी में दूसरे एम्प्लॉई हैं, तो सबको, सारे जितने भी लोग हैं, पूरे समाज को, पूरे सरकार को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को, सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर, शोल्डर टू शोल्डर, ताकि हम महिलाओं के लायक हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पुरुष सहभागियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। तो ये हो गया ये पूरा केस। एंड आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर ये पूरा केस, जो पूरा कोर्स है वो जीएस पेपर 4 में आपको मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट पर है। पूरा जीएस 4 और उसका जितना स्टडी मटेरियल है सब कुछ है, सारे लेक्चर्स, थियरी का पोर्शन भी आपको मिलेगा, उसके साथ आपको सारे नोट्स, सारी प्रेजेंटेशन जितनी है सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा आप सिनॉप्सिस आईएएस का यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।